Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay then. Yesterday we studied about European countries and America. Okay. Now we will study mutual perceptions. In the 18th century, Western Europeans defined civilized people in terms of literacy and organized religion and urbanism. 18th century के अंदर वेस्टर्न यूरोपियंस जो है उन्होंने सिविलाइज्ड क्या होता है तौर तरीके से मैनर जो लोग होते हैं उनके लिए बोला जाता है सिविलाइज्ड. ठीक है. ये टर्म जो है किस लिए थी? पढ़े लिखे लोगों के लिए थी जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन थे और अर्बनिज्म यानी कि शहरीकरण जो हो रहा था उसके लिए इन्होंने यूज़ करी थी. टू देम द नेटिव्स ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज्ड. इनके लिए यूरोपियंस के लिए अमेरिका के जो लोग थे जो वहाँ के नेटिव्स थे उन वो लोग कैसे दिखते थे? इनको अनसिविलाइज्ड यानी कि पढ़े लिखे नहीं लगते थे. टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैकस रूसो, such people were to be admired as they were untouched by the corruptions of civilization. अब एक फ्रेंच फिलोसोफर रहे हैं जीन जैक्स रूसो. इन्होंने बोला है कि ये जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं ना ये प्योर हैं और ये अच्छे हैं क्योंकि ये सिविलाइजेशन के करप्शन से बचे हुए हैं. अ पॉपुलर टर्म वाज द नोबल सैवेज. और एक पॉपुलर टर्म जो यूज हो रही थी वहाँ पे वो थे नोबल सैवेज. Noble Savage. Some lines in a poem by the English poet William Wordsworth indicate another perspective. कुछ लाइन जो है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है वो अलग ही सिनेरियो दिखाती थी. Neither he nor Rousseau had met a Native American, but Wordsworth described them as living amid wilds and where fancy had small liberty to graze. The affections to exalt them or refine, meaning that people living close to nature had only limited powers of imagination and emotion. यहाँ पर भले ही ना तो विलियम वर्ड्सवर्थ ना ही जो रूसो है वो कभी किसी नेटिव से मिले हैं. ठीक है. नेटिव अमेरिकन से मिले हैं लेकिन फिर भी ये लोग डिस्क्राइब करते रहे अपने अपने तरीके से. जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है अपनी लाइंस में, यहाँ पर लाइंस मेंशन की गई हैं. इसका मतलब ये होता है कि जो लोग बाग नेचर के पास में रहते हैं ना जिनके पास में लिमिटेड पावर्स होती है इमेजिनेशन और इमोशन की, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं और जान पाते हैं. ये इन्होंने अपनी लाइन में कहा है. विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट रहे हैं और आई होप आपके सिलेबस के अंदर भी आपने ये नाम काफ़ी सुना होगा इंग्लिश के अंदर. To the Yes, ma'am. natives, the goods they exchanged with the Europeans were gifts given in friendship. अब जो natives थे उनके लिए जो वो goods exchange करते थे यूरोपियन से वो क्या फ्रेंडशिप के द्वारा मतलब फ्रेंडशिप बताने के लिए जताने के लिए होते थे. और यूरोपियंस का क्या मानना था? फॉर द यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच द फिश एंड फर्स वर कमोडिटीज विच दे वुड सेल फॉर अ प्रॉफिट इन यूरोप. अब अमेरिकन तो यूरोपियंस के साथ में जो गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे वो तो गिफ्ट के तौर पे कर रहे थे, दोस्ती के तौर पे कर रहे थे. और यूरोपियंस जो है उनकी सोच अलग चल रही थी कि वो पैसे वाले बनना चाहते थे, फिश और फर बेच करके वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे यूरोप के अंदर. The prices of the goods they sold varied from year to year. Prices जो वो सामान बेचा करते थे उनकी prices बढ़ती रही हर साल. Depending on the supply पे based उनकी prices का जो pricing थी वो भी change होती रहती थी. The natives could not understand this. They had no sense of the market in the faraway Europe. जो natives थे Americans थे उनको समझ में नहीं आ रही थी ये चीज़ें और जो market चला रहे थे यूरोप के अंदर लोग बाग, ठीक है, जो दूर चल रहा था मार्केट यूरोप के अंदर क्योंकि क्या हो रहा था नेटिव्स जो थे वो सामान एक्सचेंज करते थे यूरोपियन से. जो यूरोपियंस वहाँ पर उनके साथ में थे वो सामान आगे जाके वो यूरोप में बेचते थे. तो ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही थी. दे वर पजल्ड बाय द फैक्ट दैट द यूरोपियन ट्रेडर्स समटाइम्स गेव देम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्सचेंज फॉर देयर गुड्स, समटाइम्स वेरी लिटिल. अब इनको
समझ में नहीं आती थी कि यूरोपियंस जो है कई बार तो एक्सचेंज में इनको बहुत सारा सामान दे जाते थे और कई बार जो है बहुत कम देते थे। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे इस चीज़ को। दे वर ऑल्सो सैडन्ड बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस, और ये लोग उदास भी हो गए थे कि कितने लालची हैं यूरोपियंस। उनका लालच देख करके भी ये लोग जो है पर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये तो उनको अपना फ्रेंड समझ रहे थे और वो सिर्फ मतलब के लिए काम कर रहे थे। In their impatience to get furs, they had slaughtered hundreds of beavers, and the natives were very uneasy, fearing that the animals would take revenge on them for this destruction. अब क्योंकि यूरोपियंस को फर चाहिए थे, तो इसलिए इन लोगों ने कई हजारों बीवर्स को जो है मार दिया था, ठीक है। और जो नेटिव्स थे वो इस चीज़ को देख कर के बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, और वो उनको डर लग रहा था कि एनिमल्स जो है अपना बदला ज़रूर लेंगे, जो ना इनके साथ में इतना ख़राब व्यवहार किया गया है उसका बदला ज़रूर लेंगे वो लोग। Following the first Europeans who were traders were those who come to settle in America. अब इसके बाद में यूरोपियंस के बाद में और जो ट्रेडर्स उन्होंने किए थे उसके बाद में कई लोग इनको सेटल के तौर पे बोलने लगे। सेटलर जैसा हमने पहले पढ़ा था कल कि इनको सेटलर बोला जाता था अमेरिका के अंदर, वही हुआ। फ्रॉम द 17th सेंचुरी there were groups of Europeans who were being persecuted because they were of a different sect of Christianity. Protestants living in the predominantly Catholic countries, or the Catholics in countries where Protestantism was the official religion. Many of them left Europe and went to America to begin a new life. अब क्या हुआ था, क्योंकि होते तो ये सब क्रिश्चियंस ही थे, लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग चीज़ों को फॉलो करने वाले होते थे। तो 17th सेंचुरी के अंदर जो ग्रुप यूरोपियंस का आया था, ठीक है, उनको बोला गया जाता था कि वो डिफरेंट क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो बिलोंग करते हैं उस क्रिश्चियनिटी से जो प्रोटेस्ट करती है जो कैथोलिक कंट्रीज़ के अंदर रह रहे थे, ठीक है, जो कैथोलिज्म को नहीं मानते थे, ठीक है। और प्रोटेस्टेनिज्म यानी जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना एक रिलीजन के तौर पे ऑफिशियल रिलीजन बना लिया था प्रोटेस्टेनिज्म, ठीक है। उसको बिलोंग करते थे, उन्होंने यूरोप छोड़ा और वो अमेरिका के अंदर आके रहने लगे प्रोटेस्टेनिज्म के रिलीजन के अंडर, और अपनी नई लाइफ की उन्होंने शुरुआत करी। As long as that, as long as there was vacant land, this was not a problem. But gradually the Europeans moved further inland and near native villages. अब जहाँ तक देखा जाए कि खाली जगह थी वहाँ तक वो रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस ने नेटिव के विलेजेस जो थे वहाँ तक उन्होंने पहुँच बढ़ानी शुरू करी, तब ये एक प्रॉब्लम का इशू हुआ। They use their iron tools to cut down forests to lay out farms. इन्होंने अपने आयरन टूल्स का इस्तेमाल करा फॉरेस्ट को ख़त्म करने के लिए और फिर वहाँ पे फार्मिंग शुरू करने के लिए। नेटिव्स एंड यूरोपियंस और डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट। अब नेटिव्स जो हैं उनकी सोच अलग थी, फॉरेस्ट को देख करके वो अलग सोच विचार रखते थे, और यूरोपियंस जो हैं उनकी सोच अलग थी, ठीक है। नेटिव्स आइडेंटिफाइड ट्रैक्स इनविजिबल टू द यूरोपियंस। अब नेटिव्स जो है उनको यूरोपियंस की ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही थी, और उनको लगता था ये सही नहीं है। यूरोपियंस इमेजिन द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस्ड बाय कॉर्नफील्ड्स, और यूरोपियंस का मानना ये था कि फॉरेस्ट हटा देनी चाहिए और वहाँ पे खेती बाड़ी करनी चाहिए भुट्टे की। जेफरसन्स ड्रीम वॉज अ कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियंस विद स्मॉल फार्म्स। जेफरसन जो थे उनका ड्रीम ये था कि एक छोटी सी कंट्री होनी चाहिए जिसमें यूरोपियंस को रहना चाहिए और वहाँ पे छोटे छोटे खेत होने चाहिए। द नेटिव्स हु ग्रू क्रॉप फॉर देयर ओन नीड्स नॉट फॉर सेल एंड प्रॉफिट एंड थॉट इट रॉन्ग टू ओन द लैंड कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। और नेटिव्स जो थे उनका मानना ये था कि वो अपने हिसाब की अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही उगाते थे, ना उनको बेचना होता था ना उनको प्रॉफिट कमाना होता था। तो उनको लगता था कि ये जो लैंड है, इट रॉन्ग टू द ओन लैंड, कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। जो उनके लैंड पे ये सब चीज़ें हो रही थी, उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि यूरोपियंस फॉरेस्ट हटाए जा रहे थे, काटे जा रहे थे। इन जेफरसन्स व्यू दिस मेड देम अनसिविलाइज्ड, और जेफरसन के व्यू के अनुसार, जेफरसन की सोच के अनुसार उनको ये लोग क्या लग रहे थे, अनसिविलाइज्ड लग रहे थे। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. The countries that are known as Canada and the United States America came into existence at the end of the 18th century. 18वीं सदी के बाद में 18th सेंचुरी के एंड में कनाडा और यूएसए जो है वो आपको जाने जाने लगा एज अ एक
कंट्री के नाम पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैप दे रखा है जहाँ पे कनाडा भी दिखा रखा है, और ये अमेरिका है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ यूएसए की, यूएसए जो है कितना फैला हुआ है। At that time they occupied only a fraction of the land they now cover. उस समय तक उनका बस एक छोटा सा ही हिस्सा था लैंड का जिसको वो अब कवर कर चुके हैं। ओवर द नेक्स्ट 100 years they extended their control over more territory to reach their present size. और आने वाले 100 सालों के कुछ 100 सालों में उन्होंने अपना एरिया जो है फैला लिया, जो अभी प्रेजेंट डे में हम देखते हैं उतना वो फैला चुके थे। लार्ज एरियाज वर एक्वायर्ड बाय द यूएसए by purchase. They bought land in the south from France, the Louisiana Purchase, and the Russia, Alaska, and by war, much of the southern USA was won from Mexico. काफ़ी एरियाज जो है यूएसए ने खरीद लिए हैं, जैसे कि उन्होंने साउथ में लैंड खरीदा है फ्रांस से, लुजियाना परचेज बोला गया है, और रशिया से अलास्का खरीदा है, और कई बार वॉर करके भी जो इन्होंने सर्दन यूएसए को बढ़ाया है जिसमें इन्होंने जीता है मेक्सिको। It did not occur to anyone that the consent of the natives living in these areas should have been asked. और कभी भी ये देखा नहीं गया है कि किसी ने भी नेटिव्स के बारे में सोचा है जो इस एरिया में रह रहे हैं, उनकी सोच के बारे में। The western frontier of the USA was a shifting one, and as it moved, the natives also were forced to move back. अब जो वेस्टर्न फ्रंटियर यूरोपियंस जो यूएसए के अंदर आकर के शिफ्ट हुए थे वो आगे बढ़ने लगे, और नेटिव्स जो है वो उनको पीछे की तरफ मुड़ना पड़ा, मतलब उनको थोड़ा अपना हक जो है वो कम करना पड़ा। अब है कनाडा और यूएसए, इनके बारे में बताया गया है। 1803 लुजियाना परचेज फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से लुजियाना खरीद लिया। 1825 से 58 में नेटिव्स इन यूएसए मूव टू रिजर्व्स, नेटिव्स जो थे वो रिजर्व्ड एरिया में पहुंच गए। 1832 जस्टिस मार्शल्स जजमेंट, यहाँ पे जस्टिस मार्शल का जजमेंट आया है। अमेरिकन गोल्ड रश हुआ 1849 में। 1861 से 65 में अमेरिकन सिविल वॉर। 1865 से 90 में अमेरिकन इंडियन वॉर। 1870 से ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। 1890 बिसन ऑलमोस्ट एक्सट्रीमिनेटेड इन दिस एरिया, यानी बिसन की ख़त्म हो गए थे जो जानवर थे। 1892 एंड ऑफ अमेरिकन फ्रंटियर, यहाँ पर एंड ऑफ अमेरिकन फ्रंटियर जो है उसका वो हुआ, ख़त्म हुआ ये इनका जो चला आ रहा था। Then Canada, 1837 French Canadian Rebellion, 1840 Canadian Union of Upper and Lower Canada, 1859 Canada Gold Rush, यहाँ पे भी गोल्ड रश हुआ है। And then 1865 Confederation of Canada, 1865 Red River Rebellion by Métis in Canada, 1876 Canadian Indian Act, American, 1885 ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइक्स ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ये एक प्रॉपर टाइमलाइन दी गई है, इसको डीप में हम अब पढ़ेंगे। द लैंडस्केप्स ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन द 19th सेंचुरी, लैंडस्केप जो है अमेरिका की वो बदलने लगे 19th सेंचुरी में, बहुत ही एक एडवांस चेंज आया था। द यूरोपियंस ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली फ्रॉम नेटिव्स, अब यूरोपियंस जो थे वो उस धरती को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे, जो कि नेटिव्स जो है वो यूज़ नहीं करते थे। नेटिव्स छेड़छाड़ नहीं करते थे और यूरोपियंस पूरी तरीके से छेड़छाड़ करते थे लैंड के साथ में, फार्म बना रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं। Some of the migrants from Britain and France were younger sons who would not inherit their father's property and therefore were eager to own land in America. कुछ जो माइग्रेंट्स थे ब्रिटेन से और फ्रांस से, उनके बच्चे जो थे, नए लड़के जो थे उनके, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेते थे, इसीलिए वो खुद का लैंड खरीदना चाहते थे, अमेरिका में अपनी ज़मीन खरीदना चाहते थे। Later, there were waves of immigrants from countries like Germany, Sweden, and Italy who had lost their lands to big farms and wanted farms they could own. और बाकी फिर इमिग्रेंट्स आने लगे जर्मनी और स्वीडन और इटली से, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी जब बड़े ज़मींदारों को अपनी पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो अपने फार्म्स और वापस से अपने कुछ ज़मीन चाहते थे, तो वो इस तरह के अमेरिका के अंदर आ गए। Who had lost their lands to big farmers and wanted farms they could own. People from Poland were happy to work in the prairie grasslands, which remained them of the steppes of their homes, and were excited at being able to buy huge properties at very low prices. पोलैंड के लोग जो थे वो खुश थे, प्रेरी ग्रेसलैंड्स जगह का नाम है, वहाँ पर रह करके और वहाँ पे काम करके, उनके पास में ही खेत हुआ करते थे घर के पास में, और बहुत एक्साइटेड थे कि उनके
अब उनके पास में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी और बहुत ही कम दामों पर उन्होंने बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली थी. They cleared land and developed agriculture, introducing crops, rice, cotton, which could not grow in Europe and therefore could be sold there for profit. अब ये जो लैंड साफ कर रहे थे यानी कि फार्मिंग के लिए ये फॉरेस्ट काट रहे थे, यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू करी और इन्होंने काई की क्रॉप्स उगाई, राइस और कॉटन की. और यहाँ पर क्योंकि यूरोप के अंदर कॉटन और राइस नहीं उगते थे, तो ये क्या करते थे, उगाते तो अमेरिका के अंदर थे, खेती बाड़ी सारी अमेरिका के अंदर होती थी और फिर यूरोप में जाकर के इनको बेचते थे बड़े दामों पर. To protect their huge farms from wild animals, wolves and mountain lions, these were hunted to extinction. अपने फार्म्स को बचाने के लिए जंगली जानवर जैसे कि वोल्व्स और माउंटेन लायंस हुए, उनको ये मार देते थे और एक पॉइंट पे इतने ज़्यादा इन्होंने जानवर मार दिए थे कि ये ख़त्म ही हो गए, एक एक्सटिंक्शन के करार पे आ गए, यानी कि विलुप्ति के करार पे आ गए. They felt totally secure only with the invention of barbed wire in 1873. अब इनको ये टोटली सिक्योर कब फील करने लगे कि पूरी तरीके से हम सेफ है, जब बार्ब्ड वायर का इन्वेंशन हुआ था 1873 के अंदर. The climate of the southern region was too hot for Europeans to work outdoors, and the experience of South America colonies had shown that the natives who had been. मैम Yes. मैम वो आपने इमिग्रेंट्स वाली जो लाइन है ना ऊपर, Yes. कौन सी वाले पैराग्राफ में? ये मैम ऊपर वाले में. बेटा पेज नंबर बोलिए आप. मैम एक्चुअली मेरे पास जो ये वाली बुक है ना, ये अवेलेबल नहीं है अभी. कनाडा एंड यूएसए के कॉलम के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें, या इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में? स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप. देयर वर वेव्स ऑफ मैम इमिग्रेंट्स, ये ये वाली. देयर वर, यस. अब बाकी जैसे यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे थे तो यहाँ पे कंट्रीज के एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कौन कौन सी कंट्री से लोग बाग आ रहे थे, जैसे जर्मनी, स्वीडन, इटली से भी, जिन्होंने अपनी जॉब अपने वहाँ पर क्या चल रहा था आपको जैसे याद हो, लॉर्ड्स वाली चीज़ थी, लॉर्ड्स और पीजेंट्स वाली चीज़ थी वहाँ पर. तो जब इन्होंने अपने बड़े बड़े लैंड जो वहाँ पर बड़े ज़मींदारों के हाथों खो दिए थे, ठीक है, तो ये जर्मनी, स्वीडन और इटली के लोग जिनके हाथों से अपनी ज़मीन चली गई थी, ये वापस से अपनी ज़मीन खरीदना चाहते थे और अपने खेत वापस से लगाना चाहते थे. तो ये लोग वापस कहाँ आ रहे थे? ये आ रहे थे अमेरिका के अंदर और वहाँ पे सस्ते दामों में बड़ी ज़मीनें खरीद रहे थे और वहाँ खेती बाड़ी कर रहे थे और खुश थे और कम दामों पे ज़मीन खरीद के खेती बाड़ी करके जो फसल यूरोप के अंदर यानी इन कंट्रीज़ के अंदर नहीं मिलती थी, वहाँ पर जा कर के ये अपने अमेरिका की ज़मीन पे उगाई हुई फसलों को वहाँ पे यूरोप में ले जा कर के बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे. अब समझ आया? कोई दिक्कत नो मैम. नहीं आया समझ? मैम समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. चलो गुड. अब है ये वाला पैरा कंप्लीट करेंगे आज बस. The climate of the southern region was too hot for Europeans to work outdoors. Climate जो था southern region का वो बहुत गर्म था यूरोपियंस के लिए, जो बाहर काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए अब होता है ना सबकी अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस की आदत पड़ जाती है, अडेप्टेबिलिटी अलग होती है, तो ये इनको सही नहीं लग रहा था, ठीक है, मतलब ये कर नहीं पा रहे थे बाहर काम. The experience of South American colonies had shown that the natives who had been enslaved had died in large numbers. और ये भी देखा जा रहा था जिन नेटिव्स को इन्होंने अपना गुलाम बना लिया था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मरे थे वहाँ पर, ठीक है. प्लांटेशन ओनर्स देयरफॉर बॉट स्लेव्स इन अफ्रीका. इसीलिए प्लांटेशन ओनर्स जो थे उन्होंने अब कहाँ से गुलाम खरीदने शुरू कर दिए थे? अफ्रीका से. अमेरिका के तो मर गए थे, ठीक है, और इन्होंने अफ्रीका से खरीदने शुरू कर दिए थे. प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स लेड टू अ बैन on slave trade, but the Africans who were in the USA remained slaves as did their children. अब ये बहुत ही एक चिंता का विषय था उस समय में कि जो बड़े बड़े प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे
जिनकी बड़ी-बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, वो लोग अपने काम करवाने के लिए गुलाम लोगों को खरीदते थे, ठीक है? इंसानों को खरीदते थे एज़ अ गुलाम, और इस पे बैन भी लग गया था, लेकिन जो अफ्रीकन रह गए थे यूएसए के अंदर, उनको स्लेव्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था और उनके बच्चों को भी स्लेव्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था। तो ये एक बहुत ही आपको एक पिक्चर भी दी गई है, कोलोराडो के अंदर एक रेंच है जहाँ पर घोड़ों को पाला जाता है उसकी, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो इनके माउंटेन फीचर्स हैं, लैंडस्केप फीचर्स हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिएगा, कल हम आगे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आगे का चैप्टर भी पढ़ेंगे। आप ओके? थैंक यू मैम। ओके बच्चों, वेलकम।